हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। आज पटवार मॉडल पेपर 10th 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हिंदी, विज्ञान, राजस्थान वगैरह सब कुछ है, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान का है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? एस नोड के द्वारा। हृदय की हार्ट बीट का धड़कन हृदय की हार्ट बीट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? एस नोड के द्वारा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन की अपन डिटेल देख लेते हैं। हृदय की धड़कन का निर्धारण एस नोड द्वारा किया जाता है। सिनोओर्टियल नोड, जिसका पूरा नाम है सिनोओर्टियल नोड, कोशिकाओं का समूह है जो हृदय में विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। यह हृदय की दर 60 से 80 बीट प्रति मिनट के रूप में स्थापित करता है। ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न धड़कनों को हृदय की ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय की ताल। ऐसे नोड हृदय की हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। अपन को ये ध्यान रखना है और इसकी डिटेल देख ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की मौलिक कार्यात्मक इकाई क्या है? वक्र की पूछा है तो क्या आएगा इसमें? नेफ्रॉन। क्या आएगा? नेफ्रॉन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इनको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन इकाई। नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। मानव के प्रत्येक वक्र में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितनी संख्या होती है? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाना और आवश्यक पोषक पदार्थों को रुधिर में बनाए रखना, ये दोनों ही कार्य वक्रों के भीतर नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा। ये वेचूरिया ब्रोंकोफाइट के संक्रमण द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है? ये एक जीवाणु का नाम दे रखा है जिसके द्वारा प्रभावित अंग पूछा गया है। तो इससे क्या प्रभावित होता है? लसिका वाहिनियाँ। कौन सी? लसिका वाहिनियाँ प्रभावित होती है। इसकी डिटेल में अपन देखते हैं आगे चलकर। आप वीडियो में बने रहें। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। एलिफेंटियस हाथी एक गंभीर रोग है जिससे प्रभावित अंग लसिका तंत्र है, यानी कि लसिका तंत्र। एलिफेंटियस हाथी पाँव जिसको कहा जाता है। ये रोग हेलेंथमिंथ यानी कि वेचूरिया ब्रोंकोफाइट द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? विटामिन के। ध्यान रखिएगा। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में आवश्यक विटामिन है। विटामिन के को नेप्टोक्वाइनोन या फिनोक्वाइनन या मेलाक्वाइनन, आपको तो क्वाइनोन याद रखना है, पीछे क्या आएगा? क्वाइनन। नेप्थो, फिलो ए मेला, तीनों में से कोई भी नाम जा सकता है। कहते हैं वयस्कों में आहार नाल विकसित होती है जो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। छोटे बच्चों में विटामिन के की कमी हो जाती है जिससे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है। किसमें? रक्त का थक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलो देख लेते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अपन को पूरा दिखाई देगा। इसको अपन को मिलान करना है।
यानी कि सीएनजी किस किस से मिलकर बनी होती है, एलपीजी किस किस से, कोल गैस और वाटर गैस किस किस से मिलकर बनी होती है। तो सीएनजी और एलपीजी मीथेन होते हैं, यानी कि बी वाले में आएगा ये थर्ड, इसमें बी वाले में क्या आएगा, थर्ड। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ए में थर्ड आएगा, ये बी में थर्ड, ए में थर्ड आएगा, बी में थर्ड, ए में थर्ड है, फिर सेकंड है सीएनजी में मेथेन प्लस इथेन होता है, और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और वाटर गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है इम्पोर्टेंट, जिसमें सीएनजी और एलपीजी जरूर पूछा जाता है। जैसे सीएनजी में ब्यूटेन और प्रोपेन, वैसे ही एलपीजी में ये सीएनजी में मीथेन और एथेन आएगा, और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन आएगा। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देख लें कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन और एथेन। वैसे ही एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मुख्य घटक है। वाटर गैस का देख लेते हैं। वाटर गैस का मुख्य घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का, ध्यान रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रक्त का पीएच लगभग सभी को उनको ध्यान रहता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 तथा ये हल्का क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, ये हल्का क्षारीय होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। शुद्ध जल का पीएच 7.3 से 7.5 होता है तथा समुद्री जल का पीएच 9.2 होता है, जो कि क्षारीय में जाता है। मनुष्य की शरीर तक की सीमा क्या है, यानी कि सुनने की क्षमता क्या होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि 3 प्रकार की होती है। अपसर्व्य जो अपन सुन नहीं सकते हैं, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। सर्व्य 20 से 20,000, और परासर्व्य जिसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, कभी भी पूछे जाते हैं, एग्जाम बहुत सी बार आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, कौन सा परिणाम सही होगा इसमें। क्वेश्चन में कहा गया है गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, तो कौन सा परिणाम होगा इसमें, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा तो वस्तु भार महसूस नहीं करेगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये भी सही बात है, चंद्रमा पर ऐसा ही होता है। तो इसका ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके डिटेल देखते हैं, भी डिटेल से अपन को पता चल जाएगा। पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ये देखो, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान में 10 या अगले बार अपन 2022 में लगभग 8 या 9 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार 10 क्वेश्चन के आसपास साइंस के आते हैं, तो वही मॉडल पेपर के अंदर दे रखे हैं। आप कर पाए वीडियो के अंत तक जरूर बने, एक बार चैनल को लाइक जरूर कर लो प्लीज। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, निकिल का। किसका उपयोग किया जाता है, निकल का, याद रखना, निकिल।
देख लेते हैं। निकिल का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन दे रखी है, CH2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसमें CH2 प्लस हाइड्रोजन निकिल, इससे बन रहा है डाइमेथिल की एथिल बन रहा है इसमें। चलो अब इसमें बाहर इंडियन हिस्ट्री दे रखी है, तो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी है, साथ में न्यू क्वेश्चन भी है, इसकी आने की पूर्ण संभावना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत, तो कौन सी इमारत है? ये है हू शंग शाह का मकबरा। हू शंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मालवा के हू शंग शाह का मकबरा भारत में बनी पहली पूर्णतः संगमरमर की इमारत है। इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी प्रथम ने करवाया था। किसने? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। तथा मालवा के मांडू में हू शंग शाह ने हिंडोला महल व मांडू का किला भी बनाया था। ध्यान रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा, ये आप भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। और गुप्त शासनकाल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है इतिहास का लगभग। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इससे राजा रानी तथा लक्ष्मी प्रकार के सिक्के, टोटल 6 प्रकार के सिक्के थे जारी किए थे। उनके प्रकार ये दे रखे हैं: क्रूड प्रकार, व्याघ्र प्रकार, अनुधारी प्रकार, परुषु प्रकार, और देखते हैं आगे अश्वमेध प्रकार एवं वीणावादिनी प्रकार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के पश्चात व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त प्रथम, ना कि थर्ड सेकंड। प्रथम याद रखना है, यानी कि राजा फर्स्ट। नेपोलियन एक था, समुद्रगुप्त एक था, तो समुद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था? तो कौन सी लिखी गई थी? हर्षचरित। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। हर्षचरित अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर पटवार का एग्जाम है, तो वो ऊपर से पूछेगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट टाइम पे इनको देख लेंगे, इनकी डिटेल देख लेंगे, काफ़ी रहेगा एग्जाम के लिए। डिटेल देख लेते हैं। हर्षचरित। हर्षचरित की रचना प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की। ये वर्धन वंश के इतिहास को गद्य काव्य के रूप में लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें 8 उच्छ्वास है, 3 में बाणभट्ट की जीवनी व 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। किस में की थी? संस्कृत में। ध्यान रखना कि बाणभट्ट की कौन सी रचना संस्कृत भाषा में, तो कौन सी है? कादम्बरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया? किसको किया गया था? जब्ती। टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल जो थे उनमें से एक था। इसने जब्ती कानूनी यानी कि भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अब देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली, टोडरमल बंदोबस्त जिसे कहा जाता है, नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके
मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी रूप से प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। यानी कि एक तरह से ये राजा के लिए तो बहुत अच्छी थी, परंतु किसान के लिए खराब थी, क्योंकि 10 वर्ष में अगर किसी वर्ष फसल खराब हो गई, किसी वर्ष ज़्यादा निकल गई, तो ये 10 वर्ष को उसका औसत निकालते थे और उसका औसत निकाल कर एक ही समय पर 10 साल के बाद उसका कंप्लीट 1/3 हिस्सा अपने पास से वसूला जाता था। इस प्रकार से प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के जरी कलम की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने जरी कलम किसे प्रदान की थी? तो किसे की थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। टाइटल देख लेते हैं। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जरी कलम की उपाधि दी तथा को शेरी कलम ने नवाजा तथा मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर शाह की उपाधि दी थी तथा अब्दुल सहमद मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का संस्थापक माना जाता है। मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का संस्थापक। अबुल हसन जहांगीर का स्वर्णिम यानी कि सर्वाधिक चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल ए जमा की उपाधि दी थी। ध्यान रखना है कि किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल उपा की।